ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहने वाले लोग हैं, असल में वो लोग तो देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेज जब हमारे देश में राज करता था उनके दलाली करते थे। आपको याद रहेगा ये जो लोग कह रहे हैं आरएसएस जनसंघ के लोग, इनकी आज़ादी में तो कोई रोल रहा नहीं है। आज़ादी के समय ये तो अंग्रेजों के साथ चाटुकार रहते थे। श्यामा लाल प्रसाद मुखर्जी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे ये नाता तोड़ चुके थे। तो ये नाथूराम गोडसे हो गए, वीर सावरकर हैं, वीर सावरकर जो इनके पूजनीय हैं, उन्होंने मतलब सैकड़ों बार माफी मांगा था कि हमको जेल से बाहर निकाल दीजिए, और उनको जेल से निकल गया था और कह दिए थे कि हम भारत की आज़ादी में कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ये तो लफबाजी है। ये हो चुका है और उसका परिणाम 10 तारीख को आने वाला है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बार का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों पे चुनाव हुआ है। ये भारत के अंदर, भारत के इतिहास में किसी राज्य के अंदर मुद्दे पे चुनाव होने वाला बिहार का एक स्वर्णिम युग लिखा गया है। यहाँ इस बार जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव हुआ है रोजगार के सवाल पे, प्रवासी मजदूरों के सवाल पे, शिक्षकों का जो नियमितकरण का है, ये तमाम जो मामले थे, इन मामलों पे चुनाव हुआ है। जनता ने जनादेश दे दिया है, यूएम में सपने कैद हो चुके हैं लोग, जनता का 10 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एनालिसिस मीडिया के द्वारा और जनता के द्वारा किया गया है, इस एनालिसिस को समझिए और इसमें पूर्ण बहुमत महागठबंधन की सरकार को दिखाया दिया जा रहा है। लेकिन जो हालात थे 15 साल से नीतीश कुमार के और मोदी जी का, ये 15 साल के अंदर ये दोनों ने जिस तरह से हम लोग को ठगने का प्रयास किया, छात्र नौजवानों को ठगने का प्रयास किया, तो नौजवानों ने कहा था कि नीतीश जी इस बार रोजगार नहीं तो आप भी नहीं, और इसी सपने को, इसी चीज को कैच किए तेजस्वी यादव ने और 10 लाख नौकरियों का वादा किया। 10 लाख नौकरी कहने में आसान भी और पूरा भी करने में आसान है, लेकिन इसका भी मजाक उड़ाए कौन? इसका मजाक उड़ाए हमारे मोदी जी और नीतीश जी कि कहाँ से 10 लाख आएंगे। उसके 2 दिन बाद वो कहते हैं कि हम 19 लाख देंगे। तो लोग समझ गए थे कि ये झूठलेंद्र जो मोदी हैं, झूठे। उन्होंने कहा 19 लाख रोजगार देंगे, ना कि जो है 19 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, और इसके ऊपर सवाल उठाते हुए बहुत सारा जो है बात उन्होंने बोला। तो इसको कैसे पूरा करते हैं? रोजगार 2 तरह का होता है। एक रोजगार होता है बंधुआ मजदूरी, एक रोजगार होता है सरकारी रोजगार। बिहार के अंदर अगर आप देखिएगा तो बंद चीनी मिल है, अगर वो खुल जाएंगे 12-13 चीनी मिल बंद का तो आरोप लगता है कि महागठबंधन के जो आरजेडी के पहले जो सरकार था उसके ऊपर। नहीं, ये तो लफाजी है। अगर आप हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो अगर हम देखते हैं तो सरकार मान ली कि बंद पड़ गया था उस समय, तो इसी के खिलाफ ना वोट दिया गया था नीतीश जी को कि आप खोलिए, आप पेपर मिल खोलिए, ये खोलिए, रोजगार दीजिए। आप जंगल राज बोलकर आए सत्ता में, लेकिन हालात तो वही रह गए। इसके खिलाफ ना आज उनको विदाई तय हो रही है। तो आपने भी तो कोई काम नहीं किया, लेकिन जो हालात बदले हैं उस समय का महागठबंधन तो नहीं कहिएगा, वो महागठबंधन नहीं था, वो सिर्फ ओनली फॉर राजद था। इस बार का महागठबंधन में ये समझने की बात है कि राजद कांग्रेस के साथ एक ऐसा दल है जो 365 दिन 24 घंटा जनता के संघर्षों के साथ सबसे आगे आंदोलन करता है। तो लाल झंडे की पार्टी है, लेफ्ट पार्टियां हैं। तो लेफ्ट पार्टियां जो जनता के सवालों के साथ 365 दिन रहती थी, तो कहीं न कहीं रोजगार के मैनिफेस्टो को कैसे पूरा किया जाएगा, तो लेफ्ट पार्टी इस मतलब महागठबंधन में है, सरकार में रहेगी। और एक बात आप बोल रहे हैं कि विदाई, लेकिन उनका तो कहना है कि हम एनडीए की सरकार 10 तारीख को बन रही है। हर कोई कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन जनता ने तो दिखा दिया ना भाई। आप रैली देखिए, चुनाव का परसेंटेज देखिएगा, तो शहरी इलाका जो भाजपा का जो कहा जाता है कि एकदम बकौती है, वहाँ वोट नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वोटर नाराज। लेफ्ट को लेकर के नरेंद्र मोदी भी या फिर और भी जो है एनडीए के जो है पार्टी के जो है लोग हैं, नेता हैं, वो उनका कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मिला करके इस बार महागठबंधन बना है, और बहुत ही कड़ा शब्द में जो है इसका विरोध किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहने वाले लोग हैं, असल में वो लोग तो देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेज जब हमारे देश में राज करता था उनके दलाली करते थे। आपको याद रहेगा ये जो लोग कह रहे हैं आरएसएस जनसंघ के लोग, इनकी आज़ादी में तो कोई रोल रहा नहीं है। आज़ादी के समय ये तो अंग्रेजों के साथ चाटुकार रहते थे। श्यामा लाल प्रसाद मुखर्जी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे ये नाता तोड़ चुके थे। तो ये नाथूराम गोडसे हो गए, वीर सावरकर हैं, वीर सावरकर जो इनके पूजनीय हैं, उन्होंने मतलब सैकड़ों बार माफी मांगा था कि हमको जेल से बाहर निकाल दीजिए, और उनको जेल से निकल गया था और कह दिए थे कि हम भारत की आज़ादी में कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ये तो लफबाजी है, ये देश को गुमराह करते हैं कि मुद्दे पे बात न हो।
और बात की जाए शिक्षा को लेकर के, रोजगार तो आप लोगों का मुद्दा है, लेकिन शिक्षा को लेकर के आप लोगों का क्या रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, लेफ्ट पार्टियां का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है शिक्षा का, वो हम लोग कहते हैं एक समान शिक्षा प्रणाली, मतलब कॉमन एजुकेशन सिस्टम। मतलब इसके अनुसार होता है, अभी का जो हालात है कि नेताजी का बेटा पढ़ने चल जाते हैं देहरादून, और जो हम जैसे गरीब मध्यम परिवार है वो लोग भैंस चराने रह जाते हैं। लेकिन जब स्थिति आएगा तो शिक्षा का जो बात हो रहा है कैसे सुचारू जाएगा, तो इसमें है कि कॉमन सिस्टम प्रणाली, मतलब समान शिक्षा प्रणाली लागू कर कर गरीबों को भी बच्चों को उसी जैसा दर्जा मिलेगा जिस तरह से नेताजी का बेटा का दर्जा मिलेगा। तो इस और काम करेंगे। इस पर भी नीतीश जी को पता होना चाहिए था कि 2006 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक आयोग बनाया था शिक्षा का, मतलब कॉमन एजुकेशन लागू करने के लिए। उस आयोग का नाम है मुखचुंद आयोग। आयोग ने सिफारिश किया कि नहीं, बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहिए, लेकिन 2014 से 20 हो गया, वो सिफारिश लागू नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि तेजस्वी जब आएंगे, तेजस्वी सरकार में आएंगे, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो जब ये आएंगे तो कॉमन एजुकेशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए कि गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। और एक बहुत बड़ा अभी कोरोना काल चल रहा है, जिसको लेकर के लोगों का रोजगार और बहुत सारे छोटे छोटे जो रोजगार किए हुए हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनका ठप पड़ चुका है। ये आपके आगे बहुत बड़ा चुनौती रहेगा, जो कि इसको पूरा करना होगा। तो इसको आप किस तरीके से देखिएगा? बहुत ही जायज समाने की चुनौती तो है, चुनौती तो है, लेकिन उसका एक प्रोपेगेंडा भी तैयार हो चुका है। हम बता रहे हैं 40 लाख के लगभग बिहार में प्रवासी मजदूर आए हैं। हमारे पास रोजगार का एक सुविधा है मनरेगा, याद होगा आपको, मनरेगा के द्वारा ग्रामीण परिवेश में मजदूरों को नौकरी दिया जाता है। एक तो वो हो जाएगा। दूसरा है हम लोग का प्लान जो बना है कि जो आपको मुजफ्फरपुर का इलाका जो लीची के लिए फेमस है, लीची का एक जो जूसिंग फैमिलिटी होता है, उस फैमिलिटी को पूरा करने के लिए कारखाना होगा। आम का जो आप देख रहे हैं कि बिहार में बहुत अच्छा एथी है, उसके लिए कारखाना बनेगा। इससे तो होगा, चीनी मिल खोलेंगे, ये खोलेंगे, तो इस तरह से वो जो जॉब होगा वो मजदूरी नहीं होगा, वो सरकारी सेक्टर में अब खुलेगा। ये समझने की बात है, सबसे बड़ी बात, बुनियादी चीज को आप समझिए कि जो वो काम होगा वो सरकारी सेक्टर में होगा, कोई संविदा, कोई लफाजी करते हुए नहीं। तो रोजगार का सेक्टर हमारे पास एक विजन है, उस विजन को हम पूरा करने की ओर आगे बढ़ेंगे। पटना में लेफ्ट को लेकर के आपके क्या राय है? यहाँ से क्या विजय हासिल होगा लेफ्ट को? देखिए, पटना का 4 जो शहरी विधानसभा है, पटना साहिब हो गया, बांकीपुर हो गया, दीघा हो गया, कुम्हरार हो गया, जो स्थिति अभी बनी हुई थी, लेफ्ट को मात्र एक सीट मिला था यहाँ दीघा, जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं, दीघा विधानसभा। और संजीव चौरसिया जो हमारे वर्तमान विधायक है, कोई काम नहीं किए थे, इनके खिलाफ भारी विद्रोह था, भारी आगोश था। इसके खिलाफ देखोगे कि उनका जो एरिया में जो वोटिंग प्रतिशत है वो 11 से 20% है, लेकिन जो महागठबंधन का एरिया है, जो कामकाज का इलाका है, हमारा कैडर बेस इलाका है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज 60 से 70% है। तो इस सबको हम देख रहे हैं, तो इस बार संजीव चौरसिया जी को झटका लगने वाला है, ये आप मान लीजिए। और पटना के 4 जो शहरी क्षेत्र में हमें लगता है कि 2 पर तो एकदम 50-50 एकदम बन रहा है इस बार, ये कुम्हरार विधानसभा और ये आपका दीघा, 2 पर तो भाजपा आज भी मजबूत दिख रही है, जो पटना साहिब और बांकीपुर में। लेकिन जो स्थिति बनी है तो लेफ्ट एक ही सीट पे था और वो दीघा था, और बिहार का सबसे बड़ा ये विधानसभा है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दीघा विधानसभा। वहां पर लेफ्ट चुनाव लड़ा, शशि यादव महिला मतलब चुनाव लड़ रही थी, और उन्होंने सीधे दिन में 3 तारा दिखा दिया है भाजपा वाले का नींद हराम है।